अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। प्रीवियसली हम वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डिस्कस कर चुके हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नाकाम है। तो इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी यूज़ होती है? इसके लिए क्वांटम थ्योरी यूज़ होती है। इससे डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा की। इसके बाद हम आइंस्टाइन का एक वेव पैकेट को दिया गया नाम दी फोटॉन भी डिस्कस करेंगे। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियसली इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हमने एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डिस्कस की, जिसमें हमें ये बात पता चली कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तमाम वेवलेंथ्स में कोई वेवलेंथ कम इंटेंस होती है, कोई ज़्यादा इंटेंस होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हर टेम्परेचर के लिए एक सर्टन वेवलेंथ होती है जो कि लैम्डा मैक्सिमम कहलाती है। ये मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ होती है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू कम होती चली जाती है। दैट मीन्स ये वेवलेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तमाम वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी ही इंक्रीज़ कर जाती है, चाहे कोई भी वेवलेंथ हो। और इसके अलावा एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है जब तक कि लैम्डा मैक्सिमम नहीं आ जाता, और मज़ीद वेवलेंथ को इंक्रीज़ करने से फिर इंटेंसिटी इन रेडिएशंस की डिक्रीज़ कर जाती है। और फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये जो एरिया है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इस कर्व के अंदर, ये इंटेंसिटी रेडिएटेड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम इस टेम्परेचर को डबल कर दें तो जो ये एरिया आएगा इस कर्व के अंदर वो 16 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट इंटेंसिटी कैरी करती हैं, और इसके अलावा ये वेवलेंथ शिफ्ट है कि लैम्डा मैक्सिमम चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो मिनिमम वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज़ करती चली जा रही है। तो ये तमाम जो फिनोमेना हैं ये क्लासिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अपने आज के टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है प्लैंक्स assumption। फिर से बताता चलूं कि क्लासिकल वेव के मुताबिक एनर्जी, यहां पे फिर से बताता चलूं कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक किसी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन 1900 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर एक नई थ्योरी पेश की जिसे हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। और यहाँ से इब्तिदा हुई एक न्यू ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। मैक्स प्लैंक के मुताबिक किसी भी वेव की एनर्जी उसका एम्पलीट्यूड का फंक्शन है ही नहीं। किसी भी वेव की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। इस इक्वेशन में अगर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो कांस्टेंट h लिखा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसे? h। यूजुअली h भी पढ़ लिया जाता है लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी h ही है। इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो फिर आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू E ओवर F। दैट मीन्स एनर्जी कैरिड पर यूनिट
frequency of a quantum is called Planck's कांस्टेंट। सो अगर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात की जाए इसकी, तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर हम किसी 1 हर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो जो एनर्जी कैरी करती है तो उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स के इक्वल होती है। दैट मीन्स ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट h है इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज है, और हम ये बात जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल होती है। दैट मीन्स हम हर्ट्ज की जगह पे 1/सेकेंड पुट कर सकते हैं, जिससे h की वैल्यू बन जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल ओवर 1/सेकेंड। जो टर्म डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में आती है, इसलिए जो प्लैंक्स कांस्टेंट h है सो जूल सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी है और जूल सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी है। इसके बाद अगर हम बात करें इस कांस्टेंट के SI बेस यूनिट्स की, तो चूंकि h के यूनिट्स जूल सेकंड में है और जूल फर्दर न्यूटन मीटर के इक्वल होता है इस रिलेशन से W इज इक्वल टू F.D, दैट मीन्स जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और फर्दर F इज इक्वल टू MA से न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसलिए h के बेस यूनिट्स कुछ इस तरह से इवॉल्व होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर और सेकंड। सो ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और h के बेस यूनिट्स बनेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जैसे कि हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी ये लिखे थे। वेव को वेव पैकेट का नाम दिया गया। व्हाट इज दिस? दिस इज वेव पैकेट, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्वांटम, जिसकी जमा प्लूरल क्या होती है? क्वांटा होती है। जिस तरीके से मीडियम की प्लूरल मीडिया होती है, जिस तरीके से फिनोमिनन की प्लूरल फिनोमिना, जिस तरीके से फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना होता है, सेम वैसे ही क्वांटम का प्लूरल क्या है? क्वांटा है। सो अगर आपको कोई वेव कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही है इस तरह की, तो असल में वो वेव कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, वो छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनी है। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक पैकेट है जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू HF। इसके अलावा यहाँ पे एक और वेव है जो अलहदा से एक पैकेट है जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू HF, और यहाँ पे अगली वेव अलहदा से एक वेव पैकेट है जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू HF। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इधर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम ये बात जानते हैं कि वेव नेचर, हम ये बात जानते हैं कि लाइट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज मौजूद हैं। लाइट के बारे में हाइगन्स वेव थ्योरी मौजूद है, जिसके मुताबिक लाइट एक मैकेनिकल वेव है, तो उसे स्पेस से ट्रैवल करके आने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। तो स्पेस को एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर से भरा हुआ बताया गया, जो सारी बात है बाद में प्रूव नहीं हुई। और उसके बाद थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके मुताबिक लाइट मैटर पार्टिकल्स हैं जिनका मैस होता है। और जाहिर बात है ये थ्योरी भी प्रूव नहीं हुई, क्योंकि इस तरीके से तो जो चीज़ लाइट एमिट कर रही है उसका मैस कम हो जाना चाहिए, और ये थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सवेल की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात आती है, जिसके मुताबिक लाइट वेव है लेकिन हाइगन वाली वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सारी बात है हाइगन्स वेव थ्योरी भी
प्रूव हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि लाइट चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर हाइगन्स वेव हो, उसने इंटरफेरेंस तो करनी ही है। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूटन्स रिंग्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रूव हो चुकी है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी, मैकेनिकल वेव नहीं थी, लेकिन वेव नेचर जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूफ हो चुकी है। और मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक ही इंटेंसिटी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की ऐड होंगी तो एम्पलीट्यूड डबल होगा और एनर्जी जो है वो 4 गुना होगी और इंटेंसिटी भी 4 गुना होगी। और ये वैलिड थ्योरी है, जब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है वो इसी रूल को फॉलो करती है। उसके बाद बारी आती है मैक्स प्लैंक की, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके मुताबिक लाइट की अगेन क्या है, पार्टिकल नेचर है और लाइट के एक पैकेट को, जिसमें इस तरह की वेव को आप एक पैकेट का नाम दे सकते हैं, इस पैकेट का नाम है क्वांटम, जिसकी प्लूरल क्वांटा होती है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये वाली पार्टिकल नेचर इस पार्टिकल नेचर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। न्यूटन ने जिन पार्टिकल्स की बात की थी, जिन कॉर्पसल्स की बात की थी, उनका मैस होता था, लेकिन यहाँ पे जिन हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो मैसलेस हैं, वो क्वांटम है और एक क्वांटम की एनर्जी hf के इक्वल है और अगर ज़्यादा हो जाए तो उनकी एनर्जी या इंटेंसिटी एक ही बात है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी कैरिड बाय इंडिविजुअल वेव पैकेट या क्वांटम के इक्वल होती है। ठीक है, सो बाज़ औक़ात यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को I इज इक्वल टू NHF को नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए E ही लिख लिया जाता है, तो एक ही बात है। सो ये जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी ये रेवोल्यूशन थी फिज़िक्स की फील्ड में और क्वांटम थ्योरी की इब्तिदा की, क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा की, और इस थ्योरी को प्रपोज हुए 100 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी हैं। और अगर हम कहें कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस माउंटेन के बराबर है, तो पिछले 100+ ईयर्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अभी सिर्फ इतना जानते हैं या शायद इससे भी कम। तो बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें ज़रा सी एक्सप्लेनेशन मुख्तलिफ फ़िज़िकल फिनोमेनास की क्वांटम थ्योरी की बुनियाद के ऊपर पेश करने के ऊपर नोबेल प्राइज़ अवार्ड किए जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ अवार्ड ना किया गया हो। सो मैक्स प्लैंक जिसने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, उसे क्वांटम थ्योरी प्रपोज करने के ऊपर और इसकी वैलिडेशन के बाद 1918 में नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अवार्ड किया गया। ये जो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स है, ये स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मंसूब है। 1895 में उसने ये स्टेटमेंट दी कि नोबेल प्राइजेस आर awarded to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to mankind। यहाँ प्रीसीडिंग से मुराद प्रीवियस है और कॉन्फर्ड से मुराद प्रोवाइड करना या फिर उर्दू में
अता करना होता है। इसके बाद हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दी फोटॉन की हेडिंग के अंडर, जिसका नाम है दी फोटॉन। हमने अभी मैक्स प्लैंक की एजम्पशन डिस्कस की, जिसके मुताबिक कोई भी वेव कॉन्टिन्यूस नहीं होती, हर वेव डिस्क्रीट होती है और उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू एच एफ है, जहाँ पे एफ किसी एक वेव की फ्रीक्वेंसी है। और हम ये बात जानते हैं कि चूंकि V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, लाइट के लिए ये C इज इक्वल टू एफ लेमडा होगा, तो जो F है वो C बाय लेमडा के इक्वल बन सकता है, जिससे ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच सी ओवर लेमडा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये दो वेव्स बनाऊँ तो चूंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इनिशियली मैक्स प्लैंक ने जब ये एजम्पशन प्रपोज की तो उस वक़्त आइंस्टाइन और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स और एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर्स जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हुए दूसरे साइंटिस्ट ने यह फील किया कि जो मैक्स प्लैंक की एजम्पशन है वो करेक्ट है। तो इसकी करेक्टनेस वाजे होने के बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने इस थ्योरी में अपनी कंट्रीब्यूशन की और उसके मुताबिक चूंकि एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है उसकी फेमस इक्वेशन के मुताबिक, तो हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, और हम ये बात जानते हैं कि c स्पीड ऑफ लाइट है। सो अगर फोटॉन एक पार्टिकल है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये इक्वेशन E इज इक्वल टू एम वी सी भी लिखी जा सकती है। और यहाँ पे इस c को v क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि p इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। तो एम वी किसका मोमेंटम है, ये किसी पार्टिकल का मोमेंटम है। सो अगर किसी पार्टिकल के मोमेंटम की बात की जाए तो E इज इक्वल टू पी सी उस पार्टिकल का मोमेंटम है, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब अगर लाइट वेव के बजाय पार्टिकल है जिसका नाम क्वांटम है मैक्स प्लैंक के मुताबिक, तो फिर तो हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, तो एनर्जी के इक्वल बनेगी और पी सी एच सी ओवर लेमडा के इक्वल आएगा। तो ये सी इस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मोमेंटम का एक्सप्रेशन मिलेगा किसी वेव के लिए। तो ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी P इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम किसके लिए था, पार्टिकल के लिए जिसका मास होता है और वो एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये किसके लिए है, ये किसी क्वांटम, दैट मीन्स एनर्जी पैकेट के लिए है, या फिर आप इसे कह सकती हैं कि ये वेव पैकेट का मोमेंटम है। एक ऐसा पैकेट जिसका मास नहीं होता। मोमेंटम लाइट का एक ऐसा पार्टिकल है जो कि मासलेस है, लेकिन मासलेस होने के बावजूद वो एक मोमेंटम कैरी करता है। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5। और इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आइंस्टाइन ने इस क्वांटम को एक और नाम दिया और इसका नाम रख दिया गया फोटॉन का, फोटॉन। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया किस एस्पेक्ट के साथ, डिस्क्रीट एस्पेक्ट के साथ। हर वो चीज़ जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस फील होती है वो डिस्क्रीट लेवल के ऊपर और माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके डिस्क्रीट हो जाती है। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल से मुराद वो माइक्रोस्कोपिक लेवल नहीं है जो हम विजिबल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल से मुराद है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स। आप
माइक्रोस्कोप को बीच में से हटाने के लिए सिर्फ माइक्रो का वर्ड और यहाँ पे सिर्फ मैक्रो का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्लोप की बात की। स्लोप को बहुत छोटे स्केल पे देखें तो वहाँ पे भी स्टेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की, या फिर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो हमें इनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो एनर्जी स्टेट्स भी इस कदर करीब होती हैं कि हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही होती हैं, वरना इंडिविजुअली वो भी डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर फॉर्म्स चेंज कर रही होती हैं। दैट मीन्स एनर्जी डिस्क्रीट स्टेप्स में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही होती है। बस ये स्टेप्स एक दूसरे के इस कदर करीब होते हैं कि हमें ये स्टेप्स कॉन्टिन्यूस दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे कोई कॉन्टिन्यूस वेव इस तरह की दिखाई दे रही है, तो असल में ये वेव कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। यहाँ पे एक वेव ये वाली मौजूद है जिसका अपना क्वांटम पैकेट है, उसके बाद एक नेक्स्ट वेव है जो कि इस तरह की है, उसके बाद एक नेक्स्ट वेव है जो कि इस तरह की है। ये तीन इंडिविजुअल वेव्स हैं जो कि इस कदर करीब मौजूद हैं, इनकी वेवलेंथ में फ़र्क इस कदर कम है और ये इस कदर करीब करीब मौजूद हैं कि हमें ये कॉन्टीन्यूस की तरह फील हो रही है, वरना कोई चीज़ नेचर में कॉन्टीन्यूस नहीं है। हर चीज़ नेचर में डिस्क्रीट एस्पेक्ट ही रखती है। ऐसे ही हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी, जिसके मुताबिक किसी न्यूक्लियस के गिर्द अगर यहाँ पे ये एक एनर्जी लेवल है और ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पे इस कदर स्प्लिटिंग होती है कि लेवल्स मिक्स हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल्स के करीब आ जाने की वजह से आपको ये जो रीजन है ये कम्प्लीटली फिल्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है, वरना ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे एनर्जी डिफरेंस के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इस कदर करीब मौजूद हैं कि आपको डिस्क्रीटनेस के बजाय क्या फील हो रहा है, कॉन्टीन्यूटी फील हो रही है। हालांकि यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूटी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी डिस्क्रीटनेस मौजूद है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है बुक के पेज 184 के ऊपर दिए गए टेबल को। टेबल है 19.1, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो वेव्स की है और सबसे शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेज की है, जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे लाई करता है और इसकी रेंज बताई गई है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान। अगर हम रेडियो वेव्स में ये वाली वेवलेंथ कंसीडर करें जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू 1 किलोमीटर दी गई है, दैट मीन्स 1000 मीटर दी गई है, तो उसके लिए अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे hc/λ के एक्सप्रेशन से, तो वैल्यूज पुट कीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 1000 मीटर। सो ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा, सेकेंड इस सेकेंड से कट जाएगा और आंसर जूल्स में आएगा। सो ये वैल्यू कितनी होगी, इसमें 6.63 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर तकरीबन 19.89 बनता है और 10⁻34 प्लस 8 और ये 10⁻+3 ऊपर जाके -3 लिखा जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी 19.89 इंटू 10⁻34 और -3 -37 प्लस 8 -29। तो ये इसकी एनर्जी की वैल्यू है। और हम ये बात जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के इक्वल होता है, तो 1 जूल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल आएगा। अगर हम इस 1 जूल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो एनर्जी, अगर हम इस जूल की जगह पे ये टर्म पुट कर दें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा,
19.89 इंटू 10⁻⁻29 और जूल की जगह पे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो अब हम 19.89 इंटू 10⁻⁻29 को डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब 19.89 को 1.6 से डिवाइड करना है और 10⁻⁻29 में 19 को ऐड कर देना है, क्योंकि जो पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती है न्यूमरेटर में पॉजिटिव लिखी जाती है। सो आंसर आ रहा है 12.4 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दैट मीन्स जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स वो लिखा जा सकता है 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस वैल्यू को 10 मान लूँ तो ये 10⁻�9 भी बन सकता है। लेकिन चूंकि वेवलेंथ जो हमने यूज़ की है उससे ज़्यादा वेवलेंथ और कम वेवलेंथ भी रेडियो वेव्स ही कहलाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू एनर्जी की किसी रेडियो वेव के लिए जो लिख रहा हूँ वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बुक में भी डिस्क्राइब की गई है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दूसरे एंड गैमा रेज की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो वेवलेंथ्स हैं वो भी मुख्तलिफ ऑर्डर की हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे वेवलेंथ 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर की कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर की है तो जो एनर्जी है इससे करस्पॉन्डिंग वो इस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू hc/λ से फाइंड आउट की जा सकती है। दैट मीन्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 इंटू 10⁻12 मीटर से डिवाइड कर दीजिए। ये मीटर इस मीटर से और ये सेकेंड इस s-1 से कैंसिल आउट होगा और आंसर के यूनिट्स जूल में होंगे। अब यहाँ पे अगर 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 19.89 पहले की तरह और साथ 10 की पावर सॉल्व होनी है -34 + 8 + 12 और आंसर जूल्स में होगा। दैट मीन्स एनर्जी का आंसर होगा 19.89 इंटू 10⁻। अब 8 और 12 20 होते हैं, 34 अगर नेगेटिव में हो 20 प्लस में हो तो आंसर -14 जूल्स के इक्वल आता है। अगेन हम ये बात जानते हैं कि 1 जूल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है, या फिर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होता है। तो इस वजह से अगर हम इस जूल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 19.89 इंटू 10⁻14 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 124.31 इंटू 10⁻14 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो 1.24 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़ाहिर बात है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी और एनर्जी का आंसर 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, या फिर एनर्जी की वैल्यू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी किसी गैमा रे फोटॉन की। अब ऑर्डर की बात की जाए तो वो ऑर्डर जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब करीब होता है। ज़ाहिर बात है वेवलेंथ हमारी कंसीडर्ड वेवलेंथ से ज़्यादा या कम भी हो सकती है, इसलिए एनर्जी भी इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। हमने सिर्फ एक राउंडेड ऑफ ऑर्डर यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जैसे कि बुक ने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे आपको मैं ये बात भी बताता चलूँ कि जैसे हमने लाइट की बात की, लाइट की
डुअल नेचर है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक लाइट की वेव नेचर है, और क्वांटम थ्योरी के मुताबिक और आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक लाइट की पार्टिकल नेचर है, और इस पार्टिकल को क्वांटम या फिर फोटोन कहते हैं। अब एक टाइम में सिर्फ एक नेचर हमें दिखाई देती है, दैट मीन्स फील होती है, और दूसरी नेचर हिडन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइट एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है तो वो वेव की तरह ट्रैवल कर रही होती है। जब वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना एग्जिबिट कर रही होती है तो वेव की तरह एक्ट करती है, फिर वो पार्टिकल की तरह एक्ट नहीं करती। ऐसे ही जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर लाइट स्ट्राइक करती है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट मीन्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो फिर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, फिर वो वेव की तरह बिहेव नहीं करती। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से आने वाले इफेक्ट्स को डिस्कस करना है, जिसमें जो पहला इफेक्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर है कॉम्पटन्स इफेक्ट, और उसके बाद बारी आती है पेयर प्रोडक्शन की। अब ये फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के साथ एसोसिएटेड हैं, और ये फिनोमेना क्या हैं ये तो हम इन टॉपिक्स की डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये फिनोमेना वो हैं जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, और क्वांटम थ्योरी आने के बाद ही इनकी एक्सप्लेनेशन हुई। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs की प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनर्जी कैरिड बाय एन इंफ्रारेड फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर। सो हमें वेवलेंथ गिवन है, दैट इज़ 1500 नैनोमीटर, इट इज़ इक्वल टू 1500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। एनर्जी का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू hc/λ। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वेवलेंथ की वैल्यू है 1500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये मीटर इससे कैंसिल आउट होगा, सेकेंड पर सेकेंड से कट जाएगा, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आंसर होगा 13.26 इंटू 10⁻⁻20, और यहाँ पे जूल मौजूद है तो जूल में आंसर होगा। फर्दर अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 13.26 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स को डिवाइड कर लें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सो जूल से कैंसिल आउट होगा, जो टर्म डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में आती है। सो सॉल्व होने के बाद आंसर क्या आएगा, ये होगा 0.82875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो हमारी जो ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी कैरिड बाय अ रेड फोटोन ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। सो अगेन एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू hc/λ, दैट मीन्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, दैट मीन्स 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सो एनर्जी का आंसर होगा 28.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन चाहिए तो 28.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स को डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सो एनर्जी का आंसर होगा 1.77589 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एनर्जी कैरिड बाय अ वॉलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सो E इज इक्वल टू अगेन hc/λ, वैल्यूज पुट कीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर।
सो आंसर होगा 49.725 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करना हो सो आप इस टर्म को डिवाइड कर लीजिए। 1 जूल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। जूल की जगह पे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आंसर क्या हो, ये होगा तकरीबन 3.1078125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एनर्जी कैरिड बाय एन अल्ट्रावायलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। सो अगेन E इज इक्वल टू hc by lambda 6.63 into 10⁻⁻34 joule second into 3 into 10⁸ meter per second divided by wavelength of 100 nanometer। सो एनर्जी का आंसर क्या होगा, ये होगा 198.9 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप फैक्ट यूज़ कीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप ये फैक्ट यूज़ कीजिए कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, जो फर्दर 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है। तो इसे इस जूल की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक्सप्रेशन होगा 198.9 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर होगा 12.43125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कैरिड बाय अ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Two such photons appear to be interfering constructively. What is total energy of resultant wave according to classical electromagnetic wave theory? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक जब आप दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को ऐड अप करते हो तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, सो दो वेव्स ऐड अप होने के बाद एम्पलीट्यूड 2a होगा। और अगर हम नई एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें तो वो E प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू A प्राइम स्क्वायर होगा। दोनों को डिवाइड कर लें तो E प्राइम ओवर E किसके इक्वल आ जाएगा, A प्राइम स्क्वायर ओवर A स्क्वायर के। दैट मीन्स A प्राइम ओवर A होल स्क्वायर के। अब चूंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल फोटोन के या वेव के एम्पलीट्यूड से डबल हो चुका है, तो A प्राइम की जगह पे 2a पुट किया जाएगा, जिससे a से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स 4। सो E प्राइम ओवर E का आंसर अगर 4 आता है तो E प्राइम किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 4 टाइम्स E। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अब दैट मीन्स इंडिविजुअल वेव की अगर एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी, सुपर इम्पोज होंगी कंस्ट्रक्टिवली, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी कंबाइंड एनर्जी होगी। दैट इज ऑप्शन डी। जाहिर बात है इंटेंसिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी ने भी डबल होना था अगर आपसे पूछी जाती तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कैरिड बाय अ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू सच फोटॉन्स अपीयर टू बी इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट वेव अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी कैरिड बाय इंडिविजुअल फोटोन होती है। और जब दो वेव्स का एम्पलीट्यूड आपको इंक्रीज फील होता है, तो असल में वहाँ पे वेव्स डबल हुई होती हैं, या उनका जो नंबर है वो कोई इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज किया गया होता है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक अगर आपको कहीं दो वेव्स की इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड डबल फील हो रहा है, तो एक्चुअली वो एम्पलीट्यूड डबल नहीं है, वो सिर्फ फोटॉन्स की तादाद डबल है। तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी का ताल्लुक एक फोटॉन की एनर्जी के साथ साथ फोटॉन्स की तादाद या उनके नंबर के साथ है। और इस इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हैं, ये जूल्स हैं। और आप
इस इंटेंसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो ई टोटल है वो n टाइम्स ई है। तो अगर 2 फोटॉन्स हैं और एक की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 की एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो पिछले क्वेश्चन में आंसर 40 आया, इसमें 20 आया, तो करेक्ट कौन है, दोनों ही करेक्ट हैं। ये वाली ऑप्शन करेक्ट फील होगी जब लाइट वेव बिहेवियर शो कर रही होगी, जो वो एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल कर रही होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन परफॉर्म कर रही होगी, तब 2 वेव्स एडअप होके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर हो जाएंगी। और जब लाइट इंटरेक्ट कर रही होगी पार्टिकल्स के साथ, फॉर एग्जांपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन की सूरत में, तब 2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन एडअप होके 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इंफ्रारेड फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर। सो P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा होता है वेव्स के लिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड को अगर हम डिवाइड कर दें 1500 नैनोमीटर के साथ, तो सबसे पहले तो यूनिट सॉल्व करते हैं, जूल सेकेंड पर मीटर। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन F.D होता है, इसकी वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। सो इस वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर आएगा और यहाँ पे मीटर डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब है आंसर के यूनिट्स न्यूटन सेकंड में होंगे। फर्दर कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ सिंगल रेड फोटोन ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। सो अगेन P is equal to h over lambda 6.63 into 10⁻⁻34 joule second divided by 700 into 10⁻⁻9 मीटर। सो कैलकुलेटर पर सॉल्व कीजिए, मोमेंटम का आंसर होगा 9.47 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉयलेट कलर के फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू पूछी गई है, तो वो आएगी h ओवर लैम्डा, दैट मीन्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर या 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पे आंसर आता है 16.575 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी। और फिर बारी है अल्ट्रावायलेट फोटोन की, P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 नैनोमीटर। सो ये बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻, ये वाली वैल्यू जो +2 में है -2 में आ जाएगी, ये वैल्यू जो माइनस में है ये प्लस में आ जाएगी, और यूनिट्स न्यूटन सेकंड होंगे जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। सो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 -2 +9 न्यूटन सेकंड। सो ये बन जाएगा -36, इसमें +9 करें तो क्या आंसर आएगा, ये बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन सेकंड, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 66.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन सेकंड, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The energy carried by a photon has value of 1 kilo electron volt. That means 1000 electron volt. That means 1000 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट फर्दर जूल बन जाएगा और एनर्जी की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 +3 जूल्स, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए E इज इक्वल टू PC का, चूँकि आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो C इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो ये एक्सप्रेशन है
P is equal to E by C. That means momentum of a photon is directly proportional to energy carried by photon. So energy कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 16 जूल्स और C की वैल्यू कितनी है इट इज़ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. फर्दर यहाँ पे हमने W इज इक्वल टू एफ डॉट डी को यूज़ करना है और जूल की जगह पे न्यूटन मीटर पुट करेंगे. फर्दर F इज इक्वल टू एम ए को यूज़ करते हुए न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पुट किया जा सकता है अगर हमें बेस यूनिट्स निकालने हों. लेकिन चूँकि यहाँ पे न्यूटन सेकेंड में ही दिया हुआ है तो मेरे ख्याल में यहाँ तक का जो स्टेप है वो काफ़ी रहेगा. सो P इज इक्वल टू अब 1.6 को 3 से डिवाइड कीजिए. आंसर क्या आएगा 0.5333 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 16 माइनस 8 जो पावर डिनोमिनेटर में प्लस में होती है न्यूमिनेटर में आके नेगेटिव बन जाती है. सो जूल की जगह पे अगर हम लिख लेते हैं न्यूटन मीटर और साथ लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड तो यूनिट्स न्यूटन सेकंड में आ गए हैं और P का आंसर है 0.5333 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 न्यूटन सेकंड. अगर डेसिमल को एक पॉइंट और इस तरफ मूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 5.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 न्यूटन सेकेंड जो कि ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज एनर्जी कैरिड बाय इट. सो E इज इक्वल टू सिंपली P इंटू C. P की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज टू पावर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और C की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो E क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 प्लस 10 ये दोनों वैल्यूज़ और यूनिट्स बनेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर. अब हम ये बात जानते हैं कि चूँकि F इज इक्वल टू एम ए लिखा जाता है इसलिए न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया जा सकता है. इसके उलट भी पॉसिबल है तो यहाँ पे पुट करेंगे हम न्यूटन. सो E की वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 18 न्यूटन मीटर और एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू एफ डॉट डी को यूज़ करते हुए हम न्यूटन मीटर की जगह पे जूल पुट करेंगे. सो आंसर होगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 18 जूल्स. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करनी हो तो सिंपली आप इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें. 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जूल से कैंसिल आउट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमिनेटर में आ जाएगा और आंसर क्या होगा 1.875 इंटू 10 रेज टू पावर 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है A red beam of light and a violet beam of light are equally intense. If the wavelength for red photon is 700 nanometer and wavelength of violet photon is 400 nanometer, what is ratio of number of photons of violet to red beams? तो हमें यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो रेड फोटोन है और जो वॉयलेट फोटॉन्स हैं वो इक्वली इंटेंस हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N फॉर रेड H F फॉर रेड और यहाँ पे लिख सकते हैं N फॉर वॉयलेट एंड H F फॉर वॉयलेट. H से कट जाएगा. अब चूंकि F V ओवर लैम्डा के इक्वल होता है जिसे हम C ओवर लैम्डा लिखेंगे तो इस वजह से N R C ओवर लैम्डा R बन जाएगा और N V किसके इक्वल बन जाएगा C ओवर लैम्डा V के इक्वल बन जाएगा. C से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एन आर ओवर लैम्डा आर किसके इक्वल होगा एन वी ओवर लैम्डा वी के. अब हमें चूंकि वॉयलेट से रेड को फाइंड आउट करना है तो इसलिए इस वॉयलेट के नंबर को यहीं पे रहने देते हैं और नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले आते हैं. इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी लैम्डा वी ओवर लैम्डा आर और इधर बनेगा एन वी ओवर एन आर. दैट मीन्स इक्वेशन बन रही है एन वी ओवर एन आर इज इक्वल टू लैम्डा V ओवर लैम्डा R. वैल्यूज पुट कीजिए NV ओवर NR किसके इक्वल आएगा वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ कितनी है इट इज 700 नैनोमीटर. अब ये टर्म्स तो कट गई यहाँ पे ये जीरोस भी कैंसिल आउट हो गए
आंसर क्या आया 4/7। दैट मीन्स NV/NR 4/7 के इक्वल है, जिसे हम यूं भी लिख सकते हैं NV/NR, जिसे हम यूं भी लिख सकते हैं NV/NR इज इक्वल टू 4/7। और अगर हम यहाँ पे 4 को 7 से डिवाइड कर लें तो इसका आंसर कितना आएगा, ये होगा तकरीबन 0.57 के करीब। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 0.57 या फिर 4/7। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद MCQs। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा की, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इस तरह के और बहुत से इफेक्ट्स जो कि प्रीवियसली अनएक्सप्लेन्ड थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कामयाब रही। और उसके बाद मैक्स प्लैंक के प्रपोज्ड क्वांटम के नेम को, वेव पैकेट के नेम को, आइंस्टाइन ने अपने एक्सप्लेनेशन के जरिए से फोटॉन का नाम दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।